कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NS Publicity, #1 क्रिएटिव आउटडोर एजेंसी ऑफ इंडिया। सह प्रायोजक हैं JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। तिल की उन्नतशील किस्में एवं वैज्ञानिक बुवाई तकनीक पर जानकारी। मखाना की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। किसान भाइयों, खरीफ का मौसम प्रारंभ हो गया है और अपने प्रदेश के कुछ हिस्सों में बरसात भी प्रारंभ हो गई है। तो जो किसान भाई इसकी मौसम में तिलहनी फसलों के अंतर्गत तिल की खेती करना चाहते हैं, वो इसकी खेती करते समय किन किन वैज्ञानिक पहलुओं को अमल में लाएं, इसकी संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SL बघेल। में सबसे पहले बात आती है खेत के चयन की। तिल की खेती करने के लिए बालुई दोमट जो मिट्टी है जिसमें उचित जल निकास हो, ऐसी मिट्टी का चयन करना चाहिए। और जब हम खेत का चयन कर लें तो इस बात का ध्यान रखें कि उसको अच्छी तरीके से तैयार करना है। उसके लिए 2 बार कल्टीवेटर चलाएं और 1 बार हैरो चलाएं। और उसके बाद जब आप खेत तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद उसको किसी पाटा चलाकर उसको समतल कर लें। इसके साथ ही साथ जब हम खेत अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो बात आती है बीज के चयन की। तो जब भी हम बीज का चयन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें भी किसी भी विश्वसनीय संस्था जो है या सरकारी संस्था है वहां से हमें बीज का चयन करना चाहिए। जहां तक बात इसके उन्नत प्रभेदों की है तो अपने प्रदेश में काश्त हेतु उन्नत किस्में इस प्रकार हैं। ऐसी जो किस्में जो अनुशंसित किस्में हैं इनका उपयोग आप अपने खेतों में बुआई के लिए कर सकते हैं। जब भी हम बुआई कर रहे हैं तो उस समय इस बात का ध्यान रखें कि उनका बीजोपचार करना अति आवश्यक है। बीजोपचार जब भी हम करते हैं तो कार्बाडेजिम या वावस्टिन जो दवा है उसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से अगर हम चयन करें, जो बीज है किसी सीड ड्रिल के माध्यम से बुआई कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें आपको 2.5 से 3 किलोग्राम ही बीज की मात्रा लगनी है। और अच्छा उत्पादन लेने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि लाइन टू लाइन अगर आप बुआई करते हैं तो अच्छा उत्पादन होगा। साथ ही साथ आपको अन्य जो कृषि कार्य करने हैं उसके लिए आपको स्थान प्राप्त होगा और आप अच्छे तरीके से उसका उत्पादन कर सकते हैं। जब हम बुआई कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारी लाइन से लाइन की दूरी है वो लगभग 30 सेंटीमीटर हो और जो हमारी पौध से पौध की दूरी है वो लगभग 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। की गहराई है उनका लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर तक ही हम बीजों की गहराई पे बुआई करना चाहिए। जब हम बीजों की बुआई कर दें तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें
मृदा में हमारी नमी पर्याप्त हो, ताकि बीजों का अच्छा अंकुरण हो। किसान भाइयों, अगर हम खाद एवं उर्वरक की बात कर रहे हैं तो लगभग बुआई के पहले अगर जब हम खेत तैयार कर रहे हैं उस वक्त अगर हम 10 टन सड़ी हुई अच्छी गोबर की खाद को खेत में फैलाव करवा दें। इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम गोबर की खाद है उसका अगर हम खेत में फैलाव कर रहे हैं, 15 से 20 किलोग्राम गोबर की 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा डालकर उसको नमी में कहीं स्थान पर रख देवें। और जब आप खेत में गोबर का फैलाव करवा रहे हैं, जो हमारा अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद है उसके साथ उसको मिक्स करके अगर खेत में फैलाव करते हैं तो कई प्रकार की जो फफूंद वाली जो बीमारियां हैं उनसे आप ये ट्राइकोडर्मा के माध्यम से हमारी फसल में बचाव कर सकते हैं। और उसके बाद जो उर्वरकों की जो मात्रा है उसमें 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास की जो मात्रा है उसको बुआई के दौरान ही आप अगर उसके पहले ही आप खेत में अच्छी तरीके से फैलाव करवा दें तो निश्चित रूप से आपकी फसल की पैदावार बहुत अच्छी होती है। बात आती है कि पानी की सिंचाई की, तो समय समय पर इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके खेत में नमी की कमी हो रही है, पानी पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के माध्यम से देते रहें। और अगर बहुत ज़्यादा पानी वर्षा के दौरान आ रहा है तो आप उसकी जो जल का निकास है उसकी व्यवस्था करके, साथ ही साथ 15 से 20 दिन के अंतराल के बाद आपको पहली निंदाई गुड़ाई करनी है। निंदाई गुड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि पौधों को किसी प्रकार का नुकसान न हो। रासायनिक विधि से नींदा नियंत्रण हेतु एलाक्लोर 600 मिलीलीटर सक्रिय तत्व का छिड़काव पानी में घोलकर बोने के तुरंत बाद, किंतु अंकुरण के पूर्व करने से खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। निंदाई गुड़ाई करने से आपके पौधों का उचित विकास होगा, साथ ही साथ जो सूर्य का प्रकाश है उसका उचित लाभ मिलेगा, जो पौध पोषक तत्व आपने दिए हैं उनका उचित लाभ आपके फसल को प्राप्त होगा और पौधों का उचित बढ़वार होगी और अंत में आपको उसका अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। हमारे बिहार प्रदेश में मखाने की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, तो जिन किसानों ने समय से मखाना की रोपाई की है उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था में जरूर होगी। इससे अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसमें कुछ समसामयिक प्रबंधों को करना जरूरी होता है। तो किसान भाइयों, कौन कौन से ये समसामयिक कार्य हैं और इन्हें किस प्रकार से अमल में लाना है, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वैज्ञानिक डॉक्टर रघुवीर शर्मा। अब जून का महीना है और मखाना में इस समय जो है पत्तियां काफ़ी चौड़ी हो जाती हैं और फूल निकलना शुरू हो जाता है। जिन किसान भाइयों ने समय से मखाना लगाया है उनमें ये स्थिति होती है। इस समय क्या होता है कि खरपतवार काफ़ी उग जाते हैं और जो किसान भाई बार बार एक ही खेत में मखाना लगाते हैं तो उसमें पुराने साल के, पिछले साल के जो बीज जो गिरे रहते हैं वो भी जमना शुरू कर देते हैं। तो जो हमने रुपाई करी हुई है उसके बड़े पत्ते हो जाते हैं और जो पहले से बीज पड़ा हुआ है खेत में पिछले साल का, जो अच्छी तरीके से निकाला नहीं जा सका, वो जम जाता है। तो वो छोटी पत्ती के पौधे होते हैं और वो लंबे समय तक चलते हैं। इसलिए मैं किसानों को ये राय दूंगा कि जो आपने रुपाई करी है और जो दूसरे पौधे हैं जो अब जमे हुए हैं उनको निकाल दीजिए। उससे क्या होता है कि पौधे के अंदर आपस में प्रतिस्पर्धा हो जाती है, कंपटीशन होता है, जिसके कारण जो हमने अच्छी वैरायटी लगाई है, जो हमने चुनाव करके जिस प्रजाति का चुनाव किया है उसकी पैदावार कम होती है। दूसरी, उसके बाद जो है मखाना के खेत में काई भी आ जाती है। तालाबों में काई का प्रकोप कम होता है, खरपतवार कम आते हैं क्योंकि पानी की गहराई काफ़ी होती है। 6 फुट तक पानी की तालाब में गहराई होती है। लेकिन जिन किसान भाइयों ने मखाना खेतों में लगाया है उनके यहाँ 1 से 1.5 फुट तक पानी रहता है। जब पानी का जो लेवल है वो 1 से 1.5 फुट रहता है तो उसमें खरपतवारों का जमाव काफ़ी हो जाता है। तो इस समय खरपतवारों को खेत से निकालना बहुत ही आवश्यक है। इसमें कई प्रकार के खरपतवार आते हैं, घास जाति के भी आते हैं, चौड़ी पत्ती वाले भी आते हैं और मोथा जाति के भी आते हैं। आपने देखा होगा मोथा जाति के खरपतवार जो है गांठ वाले खरपतवार होता है, जिसको गांठ वाला मोथा कहते हैं। इसके अलावा जल भंगरा भी आता है कि खरपतवार समय से निकालें। इसके साथ साथ काई की बात जो करते हैं, काई काफ़ी हो जाती है। काई को हम क्या करते हैं कि जाल बना करके, तिकोना लकड़ी को करके उसके साथ एक जाल
नेट जो जिसको बोलते हैं उसके साथ बांध करके तो काई को निकाल करके जो है बंड पे डाल सकते हैं, उसको एक तरफ लगा सकते हैं। तो काई निकालने के बाद अब इस समय पत्तियों पे कभी कभी चेपा भी लग सकता है, महुआ जिसको बोलते हैं। उसके लिए किसान भाइयों को मैं अगर मखाना के साथ मछली नहीं ली है तो उसमें किसी भी कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे क्लोरीपाइरिफास है, मोनोक्रोटोफास है। उसकी 2 ml दवाई लें और 1 लीटर पानी में उसका घोल बनाकर जो है आप जहाँ चेपा लगा हुआ उस पर डाल सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी है, अगर दवाई उपलब्ध नहीं है तो आप क्या है, अगर टंकी है पानी दवाई छिड़कने की, उसमें पानी भर के भी आप उसमें पत्तियों पे डाल सकते हैं। कभी कभी किसान भाई खुद घुस करके भी पत्तियों पर अगर पानी का छिड़काव करते हैं किसी भी तरीके से, तो उससे भी चेपा साफ हो जाता है। इस समय जो है कभी कभी पत्तियों पे बीमारी भी आ जाती है, कई रोग आ जाते हैं, गलन रोग हो जाता है जिसमें तना भी गलता है और पत्ती भी गलती है। तो वैसे तो मखाना का ये जो है प्रवृत्ति है कि पुरानी पत्तियां गलना शुरू हो जाती हैं ऑटोमेटिकली और नई पत्तियां आती हैं, लेकिन इसमें कभी कभी रोग भी लग जाता है, उसमें छोटी पत्ती ही गलने लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो है किसान भाइयों को मैं ये सिफारिश करूंगा, एक उनको सलाह दूंगा कि जो है किसी भी फफूंदीनाशक दवाई का डाइथेन M45 का जो है 2 ml 1 लीटर पानी में ले करके और इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे हैं बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो आप बने रहिए हमारे साथ। फूल गोभी की उन्नतशील किस्म एवं नर्सरी तैयारी पर जानकारी। खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने प्रदेश में बहुत से कृषक जून माह में अगेती फूल गोभी की नर्सरी तैयार करते हैं। तो अगर आप भी इसकी नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं तो आप कौन कौन से मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखें और नर्सरी का प्रबंधन किस तरह से करें, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र कटिहार के विषय विशेषज्ञ। किसान भाई बात करेंगे कि नर्सरी की किस तरीके से तैयारी की जाए। तो नर्सरी की सही देखभाल एवं सही ढंग से तैयारी काफी महत्वपूर्ण होती है। तो आप नर्सरी जब डालने जा रहे हैं तो वो जमीन जो है जहाँ पे आप नर्सरी लगाएंगे वो जमीन आपकी अच्छी होनी चाहिए और समतल होनी चाहिए, किसी तरीके का वहाँ पे जल जमाव न होता हो, किसी पेड़ की छाया न आती हो, किसी किस्म का वहाँ पे पहले से जो है कोई खाद वगैरह न रखा हो। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि जो बीज है आपका, उस बीज को जब आप नर्सरी में डालने जा रहे हैं तो उसके पहले जो है ज़मीन जो है उसको रासायनिक विधि द्वारा आप शोधित कर लें। और रासायनिक और जैविक दोनों विधियां हैं आपको उस नर्सरी की ज़मीन को शोधित करने के लिए। तो अगर आप जैविक विधि से करना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा ब्रीडी का 8 से 10 ग्राम का पाउडर जो है 20 से 30 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिला के उस जमीन में छिड़क दीजिए। उसके बाद जो है आप नर्सरी वहाँ पर तैयार कीजिए। और अगर आप रासायनिक विधि से नर्सरी स्थली का उपचार करना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी में 2.5 ml की मात्रा जो है मिला करके वहाँ पे छिड़काव कर दें। किसान भाई, इसके बाद हम बात करते हैं जो खाद की मात्रा है वो कितनी डालनी चाहिए। तो 1 एकड़ फूल गोभी की खेती के लिए बनाई गई पौधशाला में 20 ग्राम डायमोनियम फॉस्फेट, 15 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, 15 ग्राम यूरिया
और 3 से 4 किलोग्राम जो है वर्मी कंपोस्ट की मात्रा मिलानी चाहिए। और जो क्यारी का आकार होना चाहिए वो 2 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा होना चाहिए। इस तरीके से आप क्यारी बनाएंगे तो आपकी क्यारी जो है अच्छी होगी। सबसे पहली सावधानी ये बरतनी चाहिए कि अगेती फूल गोभी जब हम लगाने जा रहे हैं तो उसकी किस्मों का जो चुनाव है वो अगेती के लिए ही हो। ऐसा न हो कि हम पिछात और मध्यम में उगने वाली फूल गोभी के बीज को अगेती में लगा दें, क्योंकि अगेती फूल गोभी की प्रभेद का जब हम चयन करते हैं तो उस वक्त ये ध्यान रखते हैं कि जो हमारा फूल गोभी की पौध है उस पौध में पत्ते ज़्यादा निकलते हों, जिससे कि हमारा जो फूल गोभी का फूल है वो फूल उन पत्तों के बीच में सुरक्षित रह सके। और इनमें जो कुछ नाम है, जैसे सबसे पहली किस्म की बात आती है वो पूसा दीपाली किस्म है। इसकी जो औसत उपज क्षमता है वो 40 से लेकर 45 क्विंटल तक है। उसके बाद दूसरी किस्म है किसान भाइयों पंत गोभी 4 की। ये किस्म 60 से 65 दिनों में पककर तैयार हो जाती है तथा इसकी उपज क्षमता जो है 45 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ तक प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद एक और किस्म है पूसा सिंथेटिक। यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित किस्म है और इसकी उत्पादन क्षमता 45 से लेकर 50 क्विंटल प्रति एकड़ है। पूसा कार्तिकी है। इस किस्म के फल जो है भूरे रंग के वो बिखरे हुए होते हैं और इसकी फसल अक्टूबर में तैयार हो जाती है और इसकी जो उपज क्षमता है ये 40 से लेकर 45 क्विंटल प्रति एकड़ तक है। कोसी क्वारी एक किस्म है। ये किस्म 65 से लेकर 70 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसकी औसत उपज क्षमता 48 से लेकर 50 क्विंटल प्रति एकड़ है। उसके बाद किसान भाई बात करते हैं अगेती फूल गोभी के लिए जो उपयुक्त बीज दर है उसकी बात करते हैं। तो अगेती फूल गोभी के लिए अधिक बीज की आवश्यकता होती है और उन्नत प्रभेद का अगर बीज आप इस्तेमाल में लाते हैं तो 250 से लेकर के 300 ग्राम, और अगर आप हाइब्रिड जो संकर किस्में हैं उनका प्रयोग करते हैं तो उनका 100 से लेकर 180 ग्राम जो है प्रति एकड़ की दर से इसकी ज़रूरत होती है। और बीज को जब आप पौधशाला में ले जा रहे हैं लगाने के लिए तो उससे पहले उसको जो है जरूर जो है उपचारित कर लें। 1 किलोग्राम अगर बीज है आपका तो उसमें 2.5 ग्राम के हिसाब से कैप्टान या थीरम से उस बीज को उपचारित कर लें। उपचारित करने के बाद ही उस बीज को लगाना चाहिए। किसान भाई जो बीज है आपकी उस बीज में थोड़ा सा बालू मिला करके या गोबर की खाद मिला करके एक बीज एक स्थान पर गिरावें और गिराने के बाद जो है हल्की सिंचाई कर दें और सिंचाई करने के बाद उसके ऊपर वर्मी कंपोस्ट की एक परत जो है उसके ऊपर डाल दें। जो इस समय में आप बीजस्थली तैयार करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, तो वर्षा की बूंदों से बीजस्थली को नुकसान पहुंचने का खतरा हो जाता है। तो आप बांस की कमाची बना करके उस कमाची के ऊपर नेट जो मच्छरदानी होती है आपकी नेट होती है उसको या फिर पॉलीथीन की शीट को लगा देंगे। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो गोभी की पौधे जो नव पौध है उस पर वर्षा की सीधी बूंदें जो है वो नहीं पड़ेगी और आपकी पौध जो है वो सुरक्षित रहेगी। हमारे राज्य बिहार एवं झारखंड के बहुत से किसान कृषि के साथ साथ कृषि सह व्यवसायों में बकरी पालन को अपना चुके हैं, लेकिन अधिकांश बकरी पालक बकरियों के आहार प्रबंधन पर ध्यान नहीं देते हैं और इसी कारण बकरियों की धीमी बढ़वार और विभिन्न रोगों की चपेट में बकरियों को आते हुए देखा जाता है। तो किसान भाइयों, आप बकरियों की देखरेख और संतुलित आहार प्रबंधन किस तरह से करें, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांकेर रांची के वैज्ञानिक डॉक्टर संत कुमार। बकरी पालन में पूरा खर्च का करीब 70 से 80 खर्च खान पान ही पड़ता है। तो यदि उसको संतुलित और सस्ते आहार की व्यवस्था करेंगे तो उसकी आमदनी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो पहले जान लें कि बकरी के लिए ये कंपाउंड स्टोमक किसका होता है, तो इसमें हम लोग 1/3 कंसनट्रेट मिक्सचर दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट मिक्सचर देंगे तो उसका स्वास्थ्य गड़बड़ा जाएगा। और 2/3 ग्रीन और ड्राई पाउडर देते हैं। उस 2/3 में यदि हमको 2/3 ग्रीन मिल जाए और 1/3 सूखा घास मिल जाए, सूखा माने पाउडर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। केवल हरा घास भी देने से बकरियाँ बहुत अच्छा नहीं कर पाएगी, इसलिए उसको से कम 1/3 सूखा माने पुआल हुआ चाहे कोई चीज़ जो है उसको दे सकते हैं। अब ये पुआल के बारे में जान लें कि पुआल का न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत कम है, लेकिन उसके पेट को ठीक करने के लिए बकरियों को देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी के वैज्ञानिक तरीका से यदि पुआल को आप यूरिया से ट्रीटमेंट कर देंगे, यूरिया से ट्रीटमेंट करने से 100 kg यदि पुआल है तो उसमें 4 kg यूरिया का घोल बना करके
और उसमें करीब आधा केजी नमक डाल दीजिए, दोनों घोल बना दीजिए और पुआल का 25 केजी एक बंडल बना दीजिए, उस पर छिड़काव कर दीजिए, फिर पैर से उसको पूरा दाब दीजिए कि पूरा उसमें चारों तरफ चला जाए। उसके बाद फिर 25 केजी डालिए, फिर उसी तरह छिड़काव कीजिए। इस तरह करते करते 100 केजी पुआल को एक जगह जमा करके उसके ऊपर एक प्लास्टिक का चादर टाइप का उसको ढक दें और 21 दिन के बाद उसको निकाल कर खिलाएं। तो उससे क्या होता है कि पुआल का न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाता है, उसमें 2% प्रोटीन भी हो जाता है, सुपाच्य भी हो जाता है, बढ़िया से खाता भी है और जल्दी पच जाता है। तो इससे माने आपको काफ़ी कम खर्च पड़ेगा अपना। और संतुलित आहार में आप दे सकते हैं करीब 40% के आसपास मकई का दाना दीजिए या मड़ुआ का दाना दीजिए या चावल का खुद्दी दीजिए, उसमें करीब 20% खली मिला दीजिए। उसके अलावा आपका दाल का जो छिलका है उसको भी 10-15% दे सकते हैं। आधा केजी उसमें नमक डाल दें, 1 केजी मिनरल मिक्सचर डाल दें, तो ये आपका संतुलित खाना हो जाता है। और बकरी को चरने के लिए भी करीब 6 से 8 घंटा छोड़ दें, उससे भी घास आपका ये हो जाता है। और ऐसा हम लोग पाए हैं कि जैसे सूबबूल या सहजन का पेड़ पत्ता होता है, उसमें करीब डायमीटर बेसिस पर 28% प्रोटीन होता है। यदि वो भी आपको प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाए तो उसको बिना दाना दिए हुए भी आप बकरी को केवल उस पर पाल सकते हैं। तो यदि आपके पास ज़मीन की व्यवस्था है तो आप कोशिश कीजिए कि उसमें सूबबूल या सहजन का पेड़ लगावें, फल अपने का ये सहजन का और पत्ता बकरी को खिला दीजिए। तो इससे भी आपको काफ़ी खर्च कम उसमें हो जाएगा अपना। कोशिश करना है कि कंसनट्रेट मिक्सचर कम से कम देंगे, लेकिन 1/3 से तो ज़्यादा देना ही नहीं है। 1/3 से जहाँ ज़्यादा देंगे तो उसको पेट खराब होगा और कि बकरियाँ मरेंगी अपने। और खास करके जो आपका जब एडवांस प्रेगनेंसी बकरी होती है, मान लीजिए कि 5 महीने इसका गर्भ का समय है, उसमें करीब 2 से 2.5 महीने जब बच्चा देने का समय बच गया, तो इधर अधिकतर ब्लैक बंगाल की बकरियाँ लोग रखते हैं, तो उसको 50 ग्राम से लेकर के 150 ग्राम तक जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है संतुलित आहार दे देना है। उससे आपको 3-4 फायदे होंगे। एक फ़ायदा हुआ कि बकरी स्वस्थ रहेगी, उसका दूध ज़्यादा होगा, दूध ज़्यादा होने से क्या होगा, बच्चे स्वस्थ निकलेंगे। दूध ज़्यादा होगा तो बच्चे भी माने हेल्दी रहेंगे अपना, बच्चा बहुत कम मरेगा। और यदि उसका स्वस्थ रहेगा तो वो जल्दी पाल भी खा जाएगी। तो 7 महीना 8 महीना का हर एक 7 महीना 8 माह के इंटरवल पर पाल खाते रहेगी। तो ये सब देने से आपको मैंने कोशिश करना है कि जितना सस्ता हो। कटहल का पेड़ है, सूबबलू का पेड़ हो गया, आपका बैर का पेड़ हो गया, सब पत्ता खाने में ये है। यदि जमीन पर देते हैं बकरी को घास या दाना तो बहुत बर्बाद करती है। उसमें बहुत से यंत्र बन गए हैं खाने के लिए, क्योंकि बकरी ब्राउजिंग करती है। तो उसमें बकरी को यदि जमीन पर देंगे घास है कोई चीज़, तो 30 से 40% आपका बर्बाद हो जाता है। तो उसमें कोशिश करना है कि जो घास चाहे कोई भी ला के देते हैं तो उसको टांग देना है कि बकरी उसको नोच नोच के खाते रहेगी, उसका एक्सरसाइज भी होते रहता है। और दाना के लिए बहुत सा यंत्र बना हुआ है, हमको लगता है कि 800 से लेकर 1000 में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो उसमें डालें कि आपका दाना कम से कम बर्बाद। तो इस तरह से खान पान का व्यवस्था कर करके आप सस्ते आहार पर अच्छा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला रांची के कृषक कैलाश शिवरे ने। यह सिंचाई हेतु सौर ऊर्जा संयंत्र पर संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो कैलाश शिवरे जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त एक अक्षय ऊर्जा है जिसका प्रयोग बिजली बनाने में कई वर्षों से किया जा रहा है। इस तकनीक में बहुत से सुधार होते होते आज ये विद्युत उत्पादन का सरल एवं आसान तरीका बन गया है। सूर्य के प्रकाश को सोलर सेल द्वारा अवशोषित करके फोटो इलेक्ट्रिक विधि से सोलर विद्युत का उत्पादन होता है। इसे हम करंट के रूप में परिवर्तित करके सिंचाई जल निकालने में प्रयोग करते हैं। सूर्य से विद्युत उत्पादन हेतु एक मोटर, एक सोलर पैनल तथा एक दिखाए जा रहे ढांचे की निर्माण की आवश्यकता होती है। सोलर सेल, जो कि सिलिकॉन नामक धातु से बनाया जाता है, इसके ऊपर सूर्य किरणें जितनी ज्यादा पड़ती हैं, उतना ही ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है। यह सोलर पैनल 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैनुअल, दूसरा स्टैंडर्ड और तीसरा ऑटोमेटिक ट्रैकर पैनल। आइए हम चर्चा करते हैं मैनुअल टाइप सोलर पैनल के बारे में।
इस प्रकार के पैनल को सूर्य की दिशा में हाथों से घुमाना पड़ता है। ये कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सुबह के समय सोलर पैनल को पूर्व दिशा की ओर रखते हैं। दोपहर के समय सूर्य की सीधी किरण में सोलर पैनल को रखते हैं और शाम को इसे पश्चिम दिशा में घुमाना पड़ता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल के बारे में। ये एक स्थायी संरचना होती है, अर्थात इसे विभिन्न दिशाओं में घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके पैनल को दक्षिण दिशा की ओर स्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। यह सुबह के समय थोड़ी देर से कार्य करना प्रारंभ करता है, इसलिए इसमें एक संशोधित संस्करण आया है जिसे ऑटोमेटिक ट्रैकर सोलर पैनल कहा जाता है। यह ऑटोमेटिक ट्रैकर अपने आप ही सूर्य जिस तरफ रहता है उस दिशा में घूम जाता है। इसमें स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल की तुलना में 20 से 30% ज्यादा कार्य करने की क्षमता होती है तथा ये संयंत्र सुबह 8 बजे से ही कार्य करना प्रारंभ कर देता है, परंतु इसका मूल्य थोड़ा ज्यादा होता है। स्टैंडर्ड टाइप के निर्माण हेतु 5 किलोवाट पैनल का मूल्य लगभग 5.5 लाख होता है तथा 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाले पैनल का मूल्य 3 से 3.5 लाख रुपए होता है। इसका अर्थ ये है कि 1 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल का मूल्य लगभग 1 लाख रुपए होता है। ऑटोमेटिक ट्रैकर टाइप पैनल हेतु 5.5 किलोवाट क्षमता वाले पैनल का मूल्य 6.5 लाख रुपए होता है। अगर आपके पास पहले से ही स्टैंडर्ड पैनल लगा हो तो उसे हम ऑटोमेटिक ट्रैकर में परिवर्तित कर सकते हैं। इस हेतु आपको 1.5 लाख रुपए अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा। अगर आपकी विद्युत मोटर 2 हॉर्स पावर की है तो उसे 2 किलोवाट के सोलर पैनल से आसानी से चलाया जा सकता है और यदि आपकी मोटर 5 हॉर्स पावर की है तो उसके लिए 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगाना पड़ेगा। आपके पास अगर विद्युत मोटर उपलब्ध है तो इसके लिए आपको अलग से कोई विशेष प्रकार की मोटर खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सोलर पैनल द्वारा उत्पादित करंट डीसी होता है, जबकि हमारी विद्युत मोटर एसी करंट से चलती है। अतः इस डीसी करंट को एसी करंट में परिवर्तित करने के लिए पीएफटी नामक एक उपकरण लगाना पड़ता है। इसे हम विद्युत मोटर में लगाते हैं। ये सोलर पैनल पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें कोई खतरा नहीं है। अगर किसान इसे बंद करना भूल ही जाए तो ये एक निश्चित समय के उपरांत स्वयं बंद हो जाता है और अगले दिन फिर से कार्य करना प्रारंभ कर देता है। यह सोलर पैनल एक बार लगाने के बाद लगभग 25 वर्ष तक कार्य करता है तथा कुछ कंपनी सोलर पैनल पर 5 साल की गारंटी व निःशुल्क सर्विस भी देती है। यह सोलर पावर इतना सुरक्षित है कि इससे विद्युत मोटर जलने की कोई भी संभावना नहीं होती। इस सोलर पैनल से पानी निकालकर हम फव्वारा अथवा ड्रिप सिस्टम से सिंचाई कर पानी की भी बचत कर सकते हैं। किसान को इस सोलर पैनल पर केंद्र सरकार द्वारा लागत का 30% अनुदान देय है। इससे संबंधित अनुदान अन्य कार्य जानकारी हेतु आप इस पते पर संपर्क करें। किसान भाइयों, सोलर पंप न केवल बिजली की अनिश्चितता से बचाता है बल्कि विद्युत बिल व डीजल द्वारा सिंचाई में आने वाले खर्च को भी बचाता है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बायोगैस संयंत्र पर विस्तार पूर्वक जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540855 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से हाजिर होंगे और कृषि संबंधित कुछ और जानकारियां आपको देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे NS Publicity, नंबर 1 क्रिएटिव आउटडोर एजेंसी ऑफ इंडिया। सह प्रायोजक हैं JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए।